हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एनबीएफसी सेक्टर से है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है और जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है कि पैसा बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हम रेगुलर इंटरवल में इसमें वीडियो डालते रहते हैं ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, फिनेंशियल नॉलेज आपको मिलता रहे फ्यूचर में। और हमारे एफर्ट्स को आप इसी तरीके से अप्रिशिएट कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको वीडियो मिलता रहे। और चलते हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। तो कंपनी का नाम है गाइस, कंपनी का नाम है मुथूट माइक्रोफिन। क्या नाम है कंपनी का? मुथूट माइक्रोफिन। अभी के टाइम में इसका जो प्राइस चल रहा है 190 रुपीज़ चल रहा है। आप देख सकते हैं, हम लोग वर्किंग आवर्स में ये वीडियो बना रहे हैं कि मार्केट अभी चल रहा है। तो अभी जो रेट चल रहा है मुथूट माइक्रोफिन का 190 रुपीज़ चल रहा है, राइट। और इसने 1 वीक में कितना रिटर्न दिया है? 0.79% का नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है। जबकि 1 मंथ में अगर देखें तो 0.66% का नेगेटिव रिटर्न, 1 ईयर में 28.77% का नेगेटिव रिटर्न, और 5 ईयर्स में, क्योंकि इसका 1 साल से ज़्यादा ही हुआ है, बस 1 साल हुआ है जस्ट लिस्ट हुए हुए इसको, तो उतना ही है। तो बोलने का क्या मतलब है कि जो मुथूट माइक्रोफिन है, जब से लिस्ट हुआ है तब से ये कंटिन्यूसली फॉल होते जा रहा है और ये अपने आईपीओ प्राइस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसका आईपीओ का प्राइस बैंड क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आप समझिए, जब से ये लिस्ट हुआ तब से ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, राइट। अगर आप इसमें, तो ये कितना परसेंट फॉल है? अभी 30% के आसपास ये नीचे है। एसआईपी अगर इसमें आप करते तो आपका पैसा भी कितना बनता? अगर आप 1300 रुपये डालते तो अभी उसका वैल्यू 1000 रुपये ही रहता, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, तो समझ में आया। तो ये मतलब बोलने का क्या मतलब है कि पिछले 1 से 1.5 सालों में ये कंपनी कुछ भी रिटर्न नहीं दी है, बल्कि 30% टूट चुकी है। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो गाइस, इसका अगर आप आईपीओ का डिटेल्स अगर देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। इसका आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो था 291 रुपीज़ पर शेयर, राइट। और 51 का लॉट था, एक लॉट में 51 शेयर्स के लिए अप्लाई करना था। और लिस्ट ये कितना में हुआ था? ये 278 के आसपास ही लिस्ट हुआ था, समझे। तो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था और तभी से कंटिन्यूसली ये फॉल होते जा रहा है। और अभी कितना प्राइस चल रहा है? 190 रुपीज़ चल रहा है ये, ठीक है। मोर देन 30% ये फॉल हो चुका है अपने आईपीओ प्राइस से, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। तो चलते हैं थोड़ा इसका फिनेंशियल। अभी हम क्या करेंगे, इसका फिनेंशियल्स थोड़ा देखेंगे, प्लस चार्ट्स थोड़ा देखेंगे कि ये चार्ट्स क्या कहता है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो सारा डिटेल थोड़ा स्टडी होगा। आप क्या कीजिए, थोड़ा वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि आपको भी जल्दी देख सकें। मैं क्योंकि स्लो बोलता हूँ, आपको पता है। तो चलते हैं, हमारा मेन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ा चेक करेंगे, देन वी विल चेक द चार्ट्स, राइट। तो आ गए हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक सेकेंड गाइस। तो गाइस, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जानने से पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है, पापाचन मुथूट इनके फाउंडर थे, ठीक है। इनके फाउंडर कौन थे? पापाचन मुथूट, जो कि 2004 में एक्सपायर हो गए, राइट। और इनका ये सारा बिजनेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुथूट फिनकॉफ कैपिटल, ये सब इनका कंपनीज सब है, सिस्टर कंपनीज है। हाउसिंग फाइनेंस, फिनकॉफ, माइक्रोफिन, मुथूट चिट्स, मुथूट इंश्योरेंस, मुथूट होटल्स, मुथूट मोटर्स, रियल एस्टेट। तो ये सारे सेक्टर में इनका बिजनेस है, ठीक है। मतलब हर सेक्टर में अगर देखें तो आईटी सर्विस, रियल एस्टेट, मोटर्स, होटल्स, इंश्योरेंस, ठीक है। तो बोलने का क्या मतलब है, इनका 5300 टोटल ब्रांचेस है, 38,000 इनके टोटल कस्टमर्स हैं, 16 मिलियन फैमिलीज को सर्व कर चुके हैं, 7.9 मिलियन इनके वुमेन कस्टमर्स हैं, ठीक है, राइट। अभी चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2011 में इस कंपनी का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2011 में स्टार्ट हुआ था और इनका ये एक जर्नी है जो कि आप देख लीजिएगा। मैं पॉज कर दे रहा हूँ, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, बस अपना जर्नी है तो जर्नी तो अच्छा ही है भाई, ठीक है। अभी 2024 में इनका ये सब हुआ, क्या हुआ, तेलंगाना में एंटर्ड किए, $75 मिलियन का फंड रेस किए ईसीबी के ज़रिए। क्रॉस 13,800 एम्प्लॉयज़ क्रॉस हो गए, 12,000 करोड़ का इनका एयूएम
क्रॉस हो गया। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब ये कितने का फंड मैनेज कर रहे हैं। तो 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड ये मैनेज करते हैं आज के दिन, समझने का, ठीक है। और 1500 से ज़्यादा ब्रांच भी इनका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोल क्या रहा है देखिए, बोल रहा है कि इनका ब्रांचेस किस तरीके से बढ़ा है। तो 692 से अभी 1500 हो गया है, ठीक है। ये भी स्टेट 17 स्टेट में थे, अभी 19 स्टेट में है। फिर ये 243 डिस्ट्रिक्ट में थे, अभी 353। क्या है ये, एक सेकेंड, हाँ। तो नंबर्स, टोटल नंबर्स कितना है, तो डिस्ट्रिक्ट 353 डिस्ट्रिक्ट में है अभी। अच्छा, डिसबर्समेंट्स अगर देखें तो ये पहले 40,822 मिलियन का टोटल लोन 2020 में ये दिए थे, जबकि ये बढ़ के कितना हो चुका है, ये बढ़ के हो चुका है 1,06,616 मिलियन का। इनके बोरोवर का भी देखिए नंबर्स बढ़ा है, 18.83 से 33.53 हो चुका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ग्रोथ का बात अगर देखें तो इनका अब हम आ जा रहे हैं मेन जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो क्रक्स है वो हम सीधा देख रहे हैं, ठीक है। देखिए इनका रेवेन्यू FY20 में कितना था, 8,594 मिलियन का, ठीक है, जो कि 2023 में 14,463 मिलियन हुआ, और 2024 में फिनेंशियल ईयर का 22,854 मिलियन हो गया। तो अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। कहाँ 8,500 से अभी 22,500, वो भी FY24 का है, ये हम लोग दिसंबर मंथ में अभी, ठीक है। अच्छा, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 182 मिलियन का था, जो कि अभी 4,495 मिलियन का। देखिए मैसिव ग्रोथ दिख रहा है, मैसिव ग्रोथ, समझ रहे हैं, मैसिव ग्रोथ है इसमें। कहाँ 182 मिलियन और कहाँ 4,495 मिलियन, ठीक है। EPS देखिए, ₹1 का EPS था, अभी 30 रुपीज़ का, 30x बढ़ चुका है EPS, समझ रहे हैं। ओके, तो इसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ पिछले 5 साल में ये कंपनी की है। आगे करेगी नहीं करेगी वो देखने का बात है, बाकी इसमें तो भयंकर तरीके से ग्रोथ दिख रहा है, चाहे रेवेन्यू हो, पैट हो, EPS हो, तीनों इसका अच्छा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए नेटवर्थ इनका कैसा बढ़ा है। नेटवर्थ 9,069 करोड़ से अभी 28,043 करोड़ हो चुका है, मिलियंस में है सारा फिगर। इनका जो CAR जो है वो 29% हुआ करता था FY में, जो कि अभी 28.97, वही 29 के आसपास है, जो कि चलेगा, सही है। CAR क्या होता है सर, CAR का क्या मतलब होता है, आप लोग जानते हैं क्या, बताइए मेरे को। अगर आप लोग में से कोई भी जानता है तो मुझे थोड़ा बताइए, मेरे को तो नहीं पता CAR क्या होता है। तो CAR का मतलब होता है भैया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब यह है कि NBFCs कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है ये, NBFCs कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जो NBFCs कंपनी है उनके केस में ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये बताता है कि NBFCs के पास कैपिटल कितना है। अगर फ्यूचर में उनको अगर कुछ लॉस हो जाता है, वो लॉस को एब्जॉर्व करने के बाद वो अपने बिजनेस को ठीक तरीके से चला पाएंगे कि नहीं, और बिना इंसॉल्वेंट हुए ये बताता है। मतलब कंपनी फ्यूचर में अगर लॉस करता है, मतलब मान लीजिए फ्यूचर में कंपनी का लॉस होता है, लॉस कैसे होगा, कुछ बैड लोन हो गए, कोई बंदा पैसा वापस नहीं किया, तो वो लॉस को एब्जॉर्व करने के बाद ये अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, वो परसेंटेज बताता है। तो ये CAR जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, और जितना कम होगा उतना बुरा होता है। तो 29% था FY में, जो कि अभी वही 29 के आसपास है, जो कि अच्छा है। और RBI क्या कहता है, कि RBI क्या बोलता है कि कितना होना चाहिए CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो NBFCs के लिए, मिनिमम 15% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15, और ये तो 29% रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, PPOP क्या है, PPOP का मतलब होता है तुम्हारा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो है OP का मतलब तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, PP मतलब ये जो आपका जो P फॉर क्या है, प्रोविज़न, और P फॉर है आपका, एक बताइए, एक फॉर प्रोविज़न है, दूसरा क्या है, प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्री प्रोविज़न,
मतलब प्रोविज़न से पहले आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रोविज़न माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहा है भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रोविज़न से भी पहले कितना है, इसको बोलते हैं प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ, प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इनका जो कोर बिजनेस से, इनका जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस से कितना इनका आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कोर बिजनेस से इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। सब हटा देते हैं। तो कोर बिजनेस से इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, देखिए FY में था, इसका ये कलर चेंज करते हैं, ठीक है। FY में था 2844 मिलियन का इनका था प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना था जो कि बढ़ के अभी कितना हो गया 7638 मिलियन हो गया है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या है, अभी बताया मैं कि अगर फ्यूचर में जो लॉस है, फ्यूचर में अगर कंपनी का लॉस हो जाता है कुछ, तो उस लॉस को कवर करने के लिए इनके पास कितना कैपिटल होगा, और ये कैपिटल जो होना चाहिए ये बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए होना चाहिए बिना इंसॉल्वेंट हुए हुए, समझ रहे हो। तो वो चीज़ बताता है, समझ में आया। तो CAR का होना जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना इसका अच्छा ये माना जाता है। तो RBI कहती है भैया, RBI कहती है 15% होना चाहिए, लेकिन अभी इसका तो कितना, ये तो अच्छा मेंटेन किया है 29, अभी वही 29 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गाइस इसका GNPA जो कि 7.55% से अभी 2.29% हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा है, और नेट NPA भी कम हुआ है। तो GNPA और NNPA क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए GNPA का मतलब होता है ग्रॉस NPA, और NNPA का मतलब होता है नेट NPA। ग्रॉस NPA का मतलब होता है कि मान लीजिए इस साल जो कंपनी थी 100 करोड़ का उधार दी थी, ठीक है, 100 करोड़ का, इसको हटा देते हैं पूरा तो समझ में आएगा आपको। मान लीजिए इस साल कंपनी 100 करोड़ का उधार दी थी, ठीक है। टोटल इसमें से बैड लोन हो गया, बैड लोन टोटल बैड लोन कितने का हो गया, 5 करोड़ का, ठीक है। और जिसमें से बैंक्स जो थी, ये जो NBFC थी, वो 3 करोड़ का प्रोविज़न बनाई थी। 3 करोड़ का क्या बनाई थी, प्रोविज़न। मतलब वो सोच रही थी भैया 3 करोड़ ही इस साल हम लोग का क्या होगा, डिफ़ॉल्ट होंगे, लेकिन ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो गए, कितना हो गए एक्चुअल में 5 हो गए। तो और उनका 2 करोड़ का सोच लीजिए नुकसान हो गया, क्योंकि वो बैंक सोच रही थी 3 करोड़ का ही होगा, जबकि हो गया कितना 5, तो और 2 करोड़ उनको लॉस में दिखाना पड़ेगा, तो 2 करोड़ इनका। तो ये जो नेट NPA आया वो 2 करोड़ हुआ, और ग्रॉस NPA यहाँ पर हुआ 5 करोड़, समझ में आया। दिस इज नेट NPA एंड दिस इज GNPA, दिस इज 5 करोड़ इज GNPA, समझ में आ रहा है। तो NNPA जितना ज़्यादा होता है उतना रिस्की होता है, फाइनेंशियल रिस्क उस कंपनी में उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो NNPA का कम होना अच्छा है। NNPA अगर मैं, ठीक है, ये जो NNPA है, ये NNPA जो है ये जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि ये फिनेंशियल रिस्क अगर कम है तो आपका फिनेंशियल रिस्क कम है, इसका मतलब, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पे, मुथूट माइक्रोफिन का ये चेक करने के लिए क्या यहाँ से रिकवरी दिख सकता है, और ये क्या अपना ऑल टाइम हाई जो कि लिस्टिंग है, लिस्टिंग प्राइस के पास वापस जाने का काबिलियत रखता है, और फ्यूचर में क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या हमको यहाँ पर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो जाने के लिए ज़रूर देखिए हमारे ये वीडियो को। देखिए अगर आप देखेंगे जब ये यहाँ लिस्ट हुआ था, ठीक है, वहाँ से कंटिन्यूस फॉल हुआ, वापस से एक अपर सर्किट मार के गया ऊपर और वापस फॉल आ गया, और ये 200 का जो रेंज है वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, फिर 250 में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था जो कि सेलर्स लोग हावी हुए, इसको फिर नीचे लेके आए, फिर से बाइंग प्रेशर दिखा, फिर ऊपर गया, फिर से वहाँ से नीचे आया, और फिर ये ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, लेकिन वहीं पर मार्केट का, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स पूरे नेगेटिव थे, जिसके वजह से वहाँ से ये फॉल होकर वापस 200 के रेंज में आ गया। और ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया था तो लोगों को लगा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से कंटिन्यूस फिर से फॉल हो गया, और फिर से फॉल होके ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और ये पता नहीं यहाँ से ये ऐसा करके ऊपर चला जाए
ठीक है, ये या फिर यहाँ से ये वापस नीचे आ जाए कहाँ 170, जो इसका क्या है 170, इसका क्या था आपका आईपीओ का प्राइस था। आईपीओ का प्राइस क्या था 170, जो लोग आईपीओ लेके आए थे वो 170 इसका प्राइस बैंड रखे थे। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ भी आ जाए, लेकिन मेरे को लगता है मैक्सिमम चांस है इसका वापस 250 तक जाने का। 250 एक बार ब्रेक किया यहाँ पर तो ये वापस पुल बैक लेके 280 जा सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, जो कि लिस्टिंग प्राइस है इसका। ठीक है, तो यहाँ से नहीं भी बोलने से आपको 50% का गेन दिख सकता है अगर, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में है। यहाँ से ये एक साल के अंदर ये मैं खरीद रहा हूँ, मुझे लगता है मेरे रिसर्च के हिसाब से ये 280 रुपीज़ जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, जो कि इसका आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस है, ठीक है, उसके पास जाने का काबिलियत रखता है। और एक बार 280 क्रॉस कर दिया ना भाई, एक बार क्रॉस कर दिया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है, नेक्स्ट टारगेट मैं कैसे निकाला हूँ, ये रेंज का निकाला हूँ ये, क्योंकि यहाँ से हो सकता है ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ये वापस यहाँ तक जा सके, कहाँ तक 380 का मेरा पोटेंशियल टारगेट है। ठीक है, तो 35% यहाँ ऑल टाइम हाई से और ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट टारगेट तो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे हिसाब से है 380 का, और आने वाले एक साल में ये 280 वापस जा सकता है। 1 ईयर का टारगेट है मेरा 280 का। ठीक है, लेकिन आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। मेरे हिसाब से ये चार्ट इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में अभी आने वाले टाइम में आरबीआई का हो सकता है कि रेट कट हो। जैसे ही आरबीआई का रेट कट होगा तो एनबीएफसीज के लिए ये अच्छा न्यूज़ होता है। तो उसमें क्या होगा, इसमें एक अच्छा आपका सारे जो एनबीएफसीज के सेक्टर हैं भागना स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि ये भी भागे और अपना प्रीवियस प्राइस को वो अचीव करने का कोशिश करें। ठीक है, लेकिन आप अपना रिसर्च खुद कीजिए पैसा लगाने से पहले। ये मेरा रिसर्च है, मेरे हिसाब से ये आगे जा सकता है शेयर, लेकिन आप अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।